गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सचिन गुप्ता और जो आपके लिए आज लेक्चर लेके आया हूं यह है करंट अफेयर पे। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या होती है तो यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप जीमेल पे पूछना चाहते हैं तो मेरा जीमेल है sajingupta95368। दबा के पूछो, जो नहीं समझ में आया बिल्कुल ही ऐसे करके पूछो जैसे तुम एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, क्योंकि इस कोचिंग का उद्देश्य है, यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनका बस एक ही उद्देश्य है, बस एक ही फॉर्मूला से काम कर रहे हैं। वो ये है कि आपको क्वालिटी वाला कंटेंट देना, आपके लिए वह कंटेंट देना जो कि आपके लिए नेसेसरी है। हम लोग भी सब यंग हैं तो समझते हैं कि एक यंग की दूसरे यंग को किस तरीके की ज़रूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो आज का जो यंग माइंड है वह किस तरीके की चीज़ों को पढ़ना पसंद करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो जीमेल पे अगर आपको कोई भी समस्या शिकायत अपनी पूछनी तो sajingupta95368@gmail.com पूछ सकते हो। फेसबुक मेरा पेज है जो कि है सावरिया क्लासेस, आप इस पे जा सकते हो, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सचिन गुप्ता9536। तो अपनी समस्याएं मेरे प्यारे भाई आप यहाँ भी हमसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम है जिस पे अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट चाहिए तो आप इस इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। इंस्टाग्राम है सावरिया क्लासेस, इसको अभी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज़ और, अगर दोस्तों आपको मेरी इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो कि लाइक सर करंट अफेयर ऐसे करके पढ़ाओ, या फिर इसमें ये चीज़ ज़्यादा करो या फिर ये चीज़ कम करो, अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी वैल्यूएबल सजेशन है, तो आप मुझे मेरे इस जीमेल sajingupta95368@gmail.com पर डाल सकते हो। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको वो दे पाऊँ जो आपको चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है यूट्यूब के ऊपर, ये ऑडियंस बहुत ही डाइवर्स माइंड की है। अब हमारे यहाँ पे मैं अगर किसी को कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो 2 दिन में समझ जाता हूँ कि बच्चे को क्या चाहिए, अब मुझे उसे किस तरीके डिलीवर करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चे सब अलग हैं, अलग अलग ब्रेन के हैं। तो अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है हमसे जो कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस एक्सपेक्टेशन के बारे में मेरा जो जीमेल है इस पर लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। आपका जो भी सजेशन होगा, अगर वैल्यूएबल सजेशन है तो मैं उसको ज़रूर अपनी इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करूँगा, अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर से इम्प्लीमेंट करूँगा। ये है दोस्तों हमारे द्वारा एक लिया गया इनिशिएटिव, जो कि है दोस्तों चैनल सावरिया क्लासेस पे, जिसमें आशीष सर आपको धमाकेदार तरीके से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। मैं यानी सचिन गुप्ता आपको साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी भी मेरे द्वारा ही ली जा रही है और करंट अफेयर भी मेरे द्वारा ही लिया जा रहा है। टेंशन ना लो, 4 सब्जेक्ट है, चारों हवा में ख़त्म करा दूंगा और इस तरीके से ख़त्म करा दूंगा कि कॉन्सेप्ट एक एक स्ट्रॉन्ग तरीके तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे ना जो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आज तक किसी भी चैनल ने बिल्ड नहीं कराए होंगे। इस तरीके तुम्हें पढ़ा दूंगा कि गारंटी है कि अपना जो कंटेंट होएगा ना वह सबसे नंबर 1 कंटेंट होएगा। फिर क्या है, देखो यहाँ पे जो अर्चना मैम है ये आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, प्रेम सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और अनुज सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। बाकी और भी कुछ एडिशनल टीचर्स हैं वो भी हमारे चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो कंटिन्यू जिनकी डेली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी वो मैं हूँ, जो डेली वीडियो अभी डाल रहा हूँ बायोलॉजी पे और करंट अफेयर पे। आशीष सर डेली वीडियो लेते हैं हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे। अर्चना मैम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी करा रही हैं। फिर जितना भी एनसीईआरटी का मैटर जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सबका सब वो कराएंगी। प्रेम सर आपको हिंदी कराना है, प्रेम सर अभी एकेडमिक की हिंदी ले रहे हैं, फर्दर वो आगे चल के कॉम्पिटिशन की हिंदी लेंगे। अनुज सर जो है वो आपको मैथ कराना है, कॉम्पिटिशन की एक बहुत ही अच्छी लेवल की मैथ चल रही है, उनकी वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। यहाँ पे जितने भी बंदे आपको बढ़ा रहे हैं दे ऑल और मास्टर इन देयर सब्जेक्ट, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस हमारे को पूरे फेज से फॉलो करें। पूरा 100% आपको अच्छा जो है गुडविल रेट देखने के लिए मिलेगा। चलो, तो आज जो मैं आपसे सबसे पहले जो करंट अफेयर में दोस्तों बात करूंगा यह है साउथ चाइना सी। देखो साउथ चाइना सी, देखो जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे करंट के बारे में, आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड करंट अफेयर में तो नहीं है। इतना आप पढ़ ले जाइए, यूपीएससी से लेके एसएससी तक की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो आज जो मैं सबसे पहले जो आपसे आज न्यूज़ के बारे में बात करूंगा यह है साउथ चाइना सी के बारे में। तो हम लोग आज समझेंगे कि साउथ चाइना सी का क्या विवाद है जो कि रिसेंट में उभर के आया है। तो साउथ चाइना सी के बारे में पहले जान लेते हैं।
आज हमें पढ़ना है जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास का, यह है डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी। डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी क्या है, हम लोग बहुत ही डिटेल में और एनालिसिस वाले तरीके से समझेंगे। द हिंदू में काफ़ी सारे एडिटोरियल आए हुए हैं, मैंने उन पर एक एनालिसिस की है और उस एनालिसिस का जो पूरा सार है वह मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो साउथ चाइना सी का क्या डिस्प्यूट है, देखो बात की जाए साउथ चाइना सी के बारे में तो ये जो टॉपिक है इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, इसका कल्चरल एस्पेक्ट भी है, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है इसका, और बात की जाए तो इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी है। इसीलिए साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझाते हैं थोड़ा सा साउथ चाइना सी है क्या, पहले ये समझ लो आप लोग। देखो साउथ चाइना सी क्या है, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन का एक हिस्सा है। क्या है, साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्या है, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है। इस साउथ चाइना सी के चारों तरफ आप अगर देखोगे तो ये आते हैं आपका चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम। कौन कौन, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी के चारों तरफ आती हैं। अब देखो यहाँ पे जितना एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ, आप ये वाला एरिया देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। इस एरिया पे जो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये दोस्तों अपना अपना डोमिनेंस जो है वह स्थापित करने की कोशिश करती रहती हैं। यानी कि सी के ऊपर जो मालिकाना हक है वो कब चाइना भी जताने की कोशिश करती है, ताइवान भी कहता है कि भाई ये हिस्सा मेरा है, फिलीपींस कहता है ये हिस्सा मेरा है, इंडोनेशिया कहता है मेरा है, ब्रुनेई कहता है मेरा है, मलेशिया कहता है मेरा है, वियतनाम कहता है मेरा है। लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ पे अपनी डोमिनेंस लास्ट टू लास्ट ईयर से शो कर रहा है ये है चाइना। तो यहाँ पे चाइना ने किया क्या है, ये जो पूरा साउथ चाइना सी है इसके अंदर कई सारे दोस्तों आइसलैंड आते हैं। क्या आते हैं, आइसलैंड। देखो दो वर्ड याद रखना ज्योग्राफी में, एक होता है पेनिसुला, एक होता है आइसलैंड। पेनिसुला हम ऐसी बॉडी से कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। आइसलैंड हम लोग एक ऐसे मास से कहते हैं, एक ऐसी बॉडी से कहते हैं जो पानी से चारों तरफ से घिरा होता है। तो यहाँ पे कुछ आइसलैंड है यानी कुछ बॉडीज़ हैं जो कि पानी से चारों तरफ से घिरी हुई हैं। ये जो बॉडीज़ हैं इन बॉडीज़ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से चाइना इन बॉडीज़ पे अपना डोमिनेंस शो करता है, वियतनाम अपना शो करता है, मलेशिया अपना शो करता है, ये अपना करता है, ये अपना करता है, ये अपना करता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पावरफुल तरीके से जो डोमिनेंस शो किया जा रहा है ये किया जा रहा है चाइना के माध्यम से। किसके माध्यम से, चाइना। अब चाइना ने रिसेंट में भी क्या क्या है, अच्छा यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन कौन से आइसलैंड है जो कि मेजर आइसलैंड है, छोटे मोटे चिंटू पिंटू लाइक बहुत आइसलैंड है, लेकिन जो बड़े बड़े हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। स्पार्टले है, पैरासिल है, प्रटास है, नेट्यूना है। तो ये सारे वो आइसलैंड्स हैं जिन आइसलैंड के ऊपर चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया अपना मालिकाना हक जो है वह जाहिर करते रहते। चाइना कहता है मेरा है, ताइवान कहता है मेरा है, मलेशिया पीछे नहीं है वो भी कहता है मेरा है। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो साउथ चाइना सी के चारों तरफ आती हैं वह अपना अपना मालिकाना हक जो है वह जताती रहती हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि पीसीएस में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बताइए साउथ चाइना सी क्या है। साउथ चाइना सी जो है वह किस ओशियन के अंडर में आता है, तो आपको याद रखना है ये आता है पैसिफिक ओशियन के अंडर में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको पीसीएस या फिर उससे लोअर एग्जाम्स में ये दे सकते हैं, बताइए साउथ चाइना सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है, चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ डिमार्केशंस कुछ किए हैं। जिन डिमार्केशंस को आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, चाइना ने कुछ डिमार्केशंस किए हैं रिसेंट में और कहा है ये जितना भी एरिया है यह है मेरा एरिया। चाइना ने क्या किया, यहाँ पर कुछ डिमार्केशन किए हैं, कुछ लाइनें खींची हैं, कुछ डिमार्केशन किए हैं।
इन डिमार्केशंस के अंडर में चाइना कह रहा है जितना भी एरिया है यह है भैया मेरा एरिया। समझ में आता आप लोग, ये है मेरा एरिया। तो इसी की वजह से इसके चारों तरफ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वह चाइना से बहुत ज़्यादा परेशान। अब चाइना एक पावरफुल कंट्री है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट से फाइट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना ये उनसे है इस समय पर परेशान। और चाइना ने जो खेल अभी रिसेंट में खेला है भाई, ये खेला है कि यहाँ पे जो 80 आइसलैंड है उनका नेम कर दिया है, नेमिंग करी है उनकी चाइनीज़। समझ रहे हो, बर्तन थलियाँ बिलियाँ कुछ गिराई हैं अपने घर की और इनकी नेमिंग कर दी है चाइनीज़ में। अब कोई पर्सन कब किसी चीज़ की नेमिंग कर सकता है, जब वह चीज़ उसकी हो। तो यहाँ पे चाइना इनडायरेक्ट तरीके से दिखा रहा है कि ये जो चीज़ है वह किसकी है, वह उसकी है। सीधी सी बात है, मैं हूँ, मैं अपने बेटे का ही नामकरण कर सकता हूँ क्योंकि वो बेटा मेरा है। समझ रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं मेरे प्रयास हैं, मेरा बेटा है। लेकिन मैं पड़ोसी के बेटे को तो नाम नहीं दे सकता ना, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। समझ गए, वहाँ पे जो है भैया मेरा कोई प्रयास नहीं है। समझ रहे हो, सारा का सारा जो प्रयास है वो उस फैमिली का है। समझ रहे हो, यानी उसी की वाइफ है, भाई है भैया, बहुत सारी तरीके की चीज़ें, तो मेडिकल मेडिसिन जो भी है वो उसका है सब कुछ। तो यहाँ पे ना मैं क्लेम नहीं कर सकता उस बच्चे का नाम कि भाई कि मैं मेरा बच्चा है, तो इस तरीके से समझ रहा हूँ, इस तरीके से मैं उस पर क्लेम नहीं कर सकता, मैं उसका नाम नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे क्या किया, चाइना ने रख दिया उनका नाम। चाइना ने जब नाम रख दिया तो चाइना एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये मेरे हैं। समझ रहे हो, तो रिसेंट का मुद्दा यही है कि चाइना ने क्या किया है कि यहाँ पे जितने भी आइसलैंड्स आते हैं इनका चीनी जो है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, जो कि हिंदी में चीनी भाषा, मजाक कर रहा हूँ, चाइनीज़ जो भाषा है वह मतलब चाइना भाषा में क्या करा है, इन आइसलैंडों का नाम रख दिया है, जिससे जो पड़ोसी हैं ये बड़े परेशान हैं कि भैया जब ये जगह तुम्हारी है ही नहीं तो आपने इस चीज़ का नाम कैसे रख दिया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे जान लो ज्योग्राफी के एंगल से, वो ये है कोई भी कंट्री है वह अपने 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया आता है जो कि उसकी बाउंड्री से लगता है, ये क्या है, चाइना की बाउंड्री है। इस चाइना की बाउंड्री में 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया आता है उस पे चाइना को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं। यानी कि इस एरिया में चाइना कुछ भी करे। समझ रहे मेरी बात, इस एरिया में चाइना कोई वेपन बनाए, मतलब इस एरिया में चाइना जो है इस लैंड को एक्सक्लूसिवली कैसे भी यूज़ करे। लेकिन इसके आगे का अगर चाइना जो है मेरे भाई इस लैंड को, इस वाटर बॉडी का जो पार्ट है इसको अगर अपना मानता है तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का भी ये वायलेशन है। क्योंकि कोई भी कंट्री अपना मालिकाना हक जो है सी पे वो सिर्फ और सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक की जता सकती है, इससे आगे का जो है वह कोई भी सी नहीं जता सकती। तो यहाँ पर ही आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो मालिकाना हक जो चाइना के द्वारा जताया जा रहा है उन आइसलैंडों का चीनी जो नाम रख दिया जा रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, ये इसका क्लियर और कट वायलेशन है। ठीक है, अब क्या होगा इसको लेके, यूएन का क्या रुख होगा, तो इस पे तो अभी कुछ भी मैं कह नहीं सकता। जो आगे डेवलपमेंट होगा तो मैं अभी आपको कुछ बता पाऊंगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये इस सी के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई हैं। अगर चाइना को वो पार्ट लेना है, उसमें कोई एक्टिविटी करनी किसी प्रकार की, तो उसे करने दे, क्या टेंशन है। कौन सा इसमें हीरे जवाहरात हैं जो वियतनाम फिलीपींस सबके सब परेशान हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब देखो किस तरीके से समझो, ये जो साउथ चाइना सी का पार्ट है, इसी पार्ट से दुनिया का 33% व्यापार होता है। सबसे पहली बात, ये जो पार्ट है जो कि चाइना जिस पर अपना मालिकाना हक जमा रहा है, इसी पार्ट से 33% व्यापार किया जाता है। दूसरी बात, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ की अगर हम इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बात करें, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे कितना पैसा अर्न किया जा सकता है। अब आप पूछो कैसे अर्न किया जा सकता है, तो मेरे भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है, और जो फिशेस हैं वह ये जितने भी पड़ोसी देश आप देख रहे हो ना, उन सभी का कहीं ना कहीं तक डाइट में इनका कहीं ना कहीं तक जो है वह मील में एक इम्पॉर्टेंट डाइट है इनकी।
ठीक है, इनके खाने पीने में इंपॉर्टेंट डाइट है, यानी से ये लोग अच्छा खाते पीते भी हैं, समझ रहे हो। तो पहला क्या है कि इसी रूट से 33% व्यापार होता है। अच्छा, इस व्यापार की अगर वॉल्यूम की बात की जाए रुपयों में, तो ये व्यापार तकरीबन होता है आपका 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर, समझ गए। 33% दुनिया का व्यापार साउथ चाइना सी के माध्यम से ही होता है। कल के लिए जो मान लीजिए किसी देश से लड़ाई हो जाती है इनकी, तो ये क्या करेंगे, जो पूरा रास्ता उसे ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, जिससे कि मूवमेंट जो का जो गुड है, जो गुड्स और मूवमेंट है वह हो ही ना पाए। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का यहाँ से व्यापार होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे फिशरी जो है, फिशेस जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, जिनका एक इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छा है, जिस पे आजकल इंडिया भी ध्यान दे रही है। तीसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल के और गैसेस के बहुत बड़े बड़े रिज़र्व हैं, समझ गए। तो कोल के और गैसेस के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिज़र्व हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना इकोनॉमिक बेनिफिट है। इस इकोनॉमिक बेनिफिट को हाथों हाथ हर कंट्री कैश कराना चाहता है। इस मुहिम में सबसे आगे है चाइना, जिसने जो आइसलैंड है यहाँ के, उनके नेम तक चेंज कर डाले हैं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीपीटी के ऊपर, जितनी एनालिसिस थी वो मैंने आपको यहाँ पे दी। ये दोस्तों पीपीटी है, जिससे मैं आपको जितना समझा चुका हूँ उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना लिखा हुआ है सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलो आज हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में तो मैं रोज ही पढ़ता हूँ। हाल ही में चीन ने एक तरफा रूप से 80 द्वीपों की चट्टानें और अन्य भौगोलिक विशेषताओं का नाम बदलकर स्प्रेटली और पैरासेल द्वीपों के आसपास चीनी नामों के साथ पड़ोसी देशों की आलोचना की, जिन्होंने उस क्षेत्र में दावा करने के लिए भी रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चाइना है उसने क्या किया है, अकेले 80 आइसलैंड जो हैं उसका कर दिया है नामकरण, ठीक है। और जो मोस्टली आइसलैंड्स है ये स्पार्टले और पैरासिल के अराउंड में है, यानी कि उनके चारों तरफ आते हैं। अगर आपसे पैरासिल आइसलैंड की बात की जाए तो आप लोग क्लियर कट यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसके लोकेशन क्या है। विथ चाइनीज़ नेम इनके रख दिए हैं चाइना के नाम। जितने भी इसकी वजह से जितने भी अड़ोसी पड़ोसी कंट्री हैं आपको मैंने दिखाई, जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ये सारी कंट्रीज इनकी कर रही हैं भैया बहुत बुरी तरीके से बुराई कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो यूनिलैटरली। अब यहाँ पे चाइना क्या कह रहा है, यहाँ पे चाइना जो है वो ये कह रहा है कि ये जो एरिया है हिस्टोरिकल तरीके से इस पर वो मालिकाना दिखा रहा है। वो कह रहा है देखो हिस्ट्री के अंदर जाओ और यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये पहले के टाइम पे हमारे पूर्वजों का था, लेकिन उसके लिए एक एविडेंस तो होना चाहिए ना, वो एविडेंस नहीं है चाइना के पास, बस वो लाए कि ये जगह हमारी है। चलो आगे चलते हैं। देयर हैज़ बीन ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, अब देखो इसके अंदर कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, कंसर्निंग द ओनरशिप, सबके बीच में लफड़ा ओनरशिप का ही है, ऑफ द स्पार्टले आइसलैंड आर्कोपोलॉजी, जो वहाँ का जो भौतिक फीचर्स हैं उन्हें बोलते हैं आर्कोपोलॉजी, नियर बाय जोग्राफिकल फीचर्स, कोरल लीव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल दो द स्पार्टले आइसलैंड आर लार्जली इनहेबिटेटेड अनहेबिटेटेड, यानी कि जो स्पार्टले आइसलैंड है वहाँ पे कोई रहता है नहीं। देयर हैज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट हैव लॉन्ग रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड नेचुरल सोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्पार्टले आइसलैंड का जो डिस्प्यूट है, इसके पीछे कौन कौन सी कंट्री के बीच में रस्साकसी है, ये हैं आपकी चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया। अब जो ये रस्साकसी है ये इस वजह से है कि जो स्पार्टले आइसलैंड है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे ऑयल के और नेचुरल गैस के रिजर्व हैं। और सीधी बात है भैया, कोई ऑयल के रिजर्व, नेचुरल गैस के रिजर्व ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस समय ऐसे रिसोर्स हैं जिनसे बहुत खरबों में पैसा कमाया जा सकता है। अब ये है पार्सेल आइसलैंड, इसका क्या डिस्प्यूट है। द पार्सेल आइसलैंड आर्कोपोलॉजी इज कलेक्शन ऑफ 130 आइसलैंड। पार्सेल आइसलैंड में ही कुल मिला के 130 आइसलैंड आ जाते हैं। एंड कोरल लीफ एंड इज लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। ये जो कोरल लीफ देख रहे हो ना बार बार आप लोग, आपको मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, जो मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है लास्ट क्लास में मैंने कोरल लीफ आपको पूरा पढ़ाया है।
कोरल रीफ का भाई मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, कितना ज़्यादा इससे इकोनॉमी जो है ना वह आपकी इससे वेल्थ होती है, कितनी ज़्यादा वेलबींग होती है इकोनॉमी की कोरल रीफ की वजह से। कोरल रीफ इज लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी ऑलमोस्ट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। तो चाइना और वियतनाम से जो है पार्सल जो आइसलैंड है ये इक्वल दूरी पे है। अब यहाँ पे जो पार्सल आइसलैंड है ना, इसका जो रस्सा कसी चल रही है चाइना और वियतनाम के बीच में, इसको लेके। अब देखो अगला जो हमारे पास जो करंट अफेयर, तो अब जो हम लोग बात करेंगे यह करेंगे रोहतांग पास के बारे में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि रोहतांग पास की लोकेशन क्या है। तो देखो जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, चलो दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर जैस्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजाल रेंज। आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाई होगी कि इस तरीके से जो रेंजेस हैं उनका सीक्वेंस है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर है ग्रेट हिमालय, फिर आती है पीर पंजाल रेंज। ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, इसमें दोस्तों काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे कुछ पास हैं। क्या है? पास। अब सर जी पास क्या होता है? हम रोहतांग पास के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो रोहतांग तो किसी नाम, कोई नाम है, ये पास का क्या मतलब है, पास क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको पास समझा देता हूँ, पास किससे कहते हैं, इसके बाद बताऊँगा इसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि अगर आपको पास ही नहीं पता है तो मैं चाहे कितनी भी लोकेशन तुम्हें बताता रहूँ, तुम्हारे को पास ही नहीं क्लियर होगा तो तुम लोकेशन को क्या समझोगे। तो सबसे पहले पास समझो, पास किससे कहते हैं। देखो मान लीजिए ये एक ए नाम का एक है दोस्तों माउंटेन, एक माउंटेन है, इसका मैंने नाम रख दिया ए। अब क्या है कि इस ए माउंटेन से ना बहुत सारी हो रही है रिवर पास, इस तरीके से रिवर आ रही है कहीं से जो कि इस माउंटेन को पास कर रही हैं। अब रिवर क्या करेंगी, इस माउंटेन से टकराएंगी। माउंटेन से जब ये टकराएंगी तो माउंटेन का क्या करेंगी, माउंटेन का इरोजन करेंगी, यानी माउंटेन का कटाव करेंगी। समझ में बात? कटाव करेंगी यानी इस माउंटेन को काटेंगी और अपना जो रास्ता है वह बनाएंगी। समझ रहे हो? ये क्या करेंगी, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों रिवर्स आ रही हैं, ये अपने लिए आएंगी रास्ता। और ये बात आपके लिए ज्योग्राफी वाले सर ने ही पढ़ाई होगी कि जब भी हिली एरिया से रिवर आती हैं तो रिवर क्या करती हैं, कटाव करती हैं। कटाव का मतलब होता है इरोजन करना, यानी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अपने साथ बहा के प्लेन एरिया में लेके आना। और ये रिवर जब प्लेन एरिया में पहुंचती हैं तो जमाव करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, जमाव करती हैं। यानी कि अवसाद जो है, जो ये ऊपर से लेके आई हैं जिस अवसाद के लिए, जिस सेडिमेंट को ये हिली एरिया से लेके आई हैं। देखो यार पूरा सीन इस तरीके से होता है कुछ। ये है आपका, देख पा रहे होगे आप लोग, मैं जो ड्रॉ करूँगा अभी, ये है आपका हिमालयन रीजन, हिमालय वाला रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि आपके कुछ इस तरीके से पहाड़, कुछ इस तरीके से आपके पहाड़ रहते हैं। ये आपका हिमालय हो गया। यहाँ से बहुत सारी रिवर क्या करती है, ओरिजिनेट करती हैं। और एक ढलान देख रहे हो, ढलान, आप ये ढलान देख रहे हो, ये ढलान से क्या करती है, नीचे आती है स्पीड से। ठीक है, कहाँ आती है, स्पीड से। ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया मान लीजिए आप लोग, और इससे नीचे आएंगे यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश की तरफ के लिए। तो यहाँ तो इनमें जो स्पीड होती है काफ़ी होती है क्योंकि ढलान होती है। आप ढलान को देख भी पा रहे होगे, यहाँ पे ढलान है। ये ढलान से आती है नीचे, फिर क्या करती है, जो सेडिमेंट होता है यहाँ पे, सेडिमेंट वह सारा का सारा करके लाती हैं इकट्ठा। जितना बीच में पहाड़ मिलता है इन्हें, जितना जो कुछ मिलता है वो सब अपने साथ में बहाकर नीचे लेकर आती हैं। और बहा के अब नीचे लाती हैं तो ये एक दोस्तों बनाती हैं लैंड, जिस लैंड को हम लोग कहते हैं भावर। ठीक है, बोलते हैं भावर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करती हैं, इसके आगे चलती हैं तो छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करेंगी। फिर ये जैसे हम लोग कहते हैं तराई, तराई का मैदान। फिर आगे बनेगा खादर और भांगर का मैदान। ये सब आपको ज्योग्राफी वाले सर ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरी बताने की, वो ये है कि ये पूरा एक पहाड़ है। इससे जब भी दो रिवर लड़ती हैं, लड़ने का मतलब टकराती हैं, तो वह अपना यहाँ से रास्ता बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, यहाँ पर रास्ता अपना जो है वह बना लेती हैं। रास्ता बना लेती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों पास। ये जो रास्ता है जो दो पहाड़ों के बीच में बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पास। पास के लिए हम लोग तिब्बती भाषा में ला भी कहते हैं। ऐसे कई सारे ला जो हैं वह आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे। आशीष सर आपको पढ़ाएंगे, आशीष सर आपको बुर्जला पढ़ाएंगे, चांगला पढ़ाएंगे, खोरबातला पढ़ाएंगे, देवारला पढ़ाएंगे, दियांगला, दिरमेजला, दीपूला, गोचला और फिर लेपूला। समझ रहे हो, ये ला, चमीला, मोमुल्ला, हल्दीघाट, जिलेपला, बोला। समझ रहे हो,
चाउमीन मोमोज नहीं, वो एक मजाक में कर रहा था। तो जितने भी ला हैं ये सब आशीष सर आपको पढ़ाएंगे। इन्हीं ला में एक ला है रोहतांग ला या रोहतांग पास। ला को हम लोग तिब्बती भाषा में, जो पास है ना, उससे हिंदी में कहते हैं दर्रा, दर्रे को तिब्बती भाषा में कहते हैं ला। ठीक है, तो यहाँ पे ला कुछ नहीं है, यानी पास कुछ नहीं होता। दो माउंटेन जो हो, अगर कोई एक माउंटेन है उसके बीच में अगर एक रास्ता बन जाता है निकलने का, तो इसी रास्ते को हम लोग कहते हैं ला। ये ला, वो ला, समझ रहे हो? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ला। तो यही ला है एक, जो कि है रोहतांग ला। ये दोस्तों पीर पांजाल जो रेंज आप लोग देख पा रहे होगे, ये इसके ईस्टर्न में है। कहाँ पे? ईस्ट में है। और ईस्ट में, अच्छा ईस्ट में कौन सा स्टेट होगा यहाँ पे? गर्दन पे कौन सा स्टेट है? गर्दन पे हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे आया आपका? हिमाचल प्रदेश में आया। तो जो बोर्ड, सॉरी, जो बीआरओ है, ठीक है, जो कि रोड बनाता है, उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस रोहतांग ला को खोलने के। रोहतांग ला को क्यों खोला जा रहा है? तो रोहतांग ला को खोलने का पीछे एक कारण है, वो बहुत सिंपल है, जिससे कि जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक होती है, यह दोस्तों चल पाए सुचारू रूप से। ठंडों में क्या होता है दोस्तों, ये जितने भी ला होते हैं ये सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। तो ये सारे ला लगभग अप्रॉक्सीमेटली बंद कर दिए जाते हैं नवंबर से, और ये बंद रहते हैं मई तक। तो ये सारे के सारे बंद रहते हैं ठंडों में। अब क्या है कि इसको खोलने के दे दिए प्रशासन ने भैया, प्रशासन नहीं, बीआरओ ने दे दिए भैया। बीआरओ क्या कर रहा है? इसको खोल रहा है। इसको खोलने से होगा क्या कि यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, जो इस ला से होती हुई जो मेडिसिन्स जाती थी, वह, सॉरी मेडिसिन्स क्या है, जितनी कम्युनिटी वो जाती थी, वह सब अब सुचारू रूप से जा पाएंगी। तो पूरा करंट अफेयर ये था। अब मैं तुम्हें पीपीटी में लेके चलता हूँ। तो गाइस, दिस इज अबाउट रोहतांग पास, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देखो, जितनी भी हमारे मैत्री देश हैं, जिनके साथ में हमारे मैत्री संबंध हैं, तो वहाँ पे जो रोड बनाया जाता है, जिससे हमारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़, जो हमारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, उनसे और जो इंडिया है, उन्हें रोड से जो कनेक्ट किया जाता है, इस रोड को जो बनाने का काम होता है, ये होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब एक देश जो हमारा पड़ोसी है, लाइक नेपाल, उसको हमें भारत से कनेक्ट करना है बाय रोड। तो इसको जो कनेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रोड डालता है, जिसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, रोड डालने की, बॉर्डर पे जो रोड डालते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रोड डालती है, उसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर पे रोड डालता है, उन देशों के बॉर्डर पे जिनके साथ हमारे मैत्री संबंध हैं। ओपन द रोहतांग पास 3 weeks in advance for transport essential supply एंड रिलीव टू द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एमिड द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के बीच में ना, ये रोहतांग पास जो ऐसे खोला जा रहा है, जिससे जो एसेंशियल कम्युनिटी हैं, यह जो है आपकी लाहौल से, ये जो है आपकी लाहौल, स्पीति, और जो है आपकी, ये आप लोग देख पाओगे यहाँ पे, ये है पूरा आपका पास। इस पास के यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुल्लू है, कुल्लू सुना होगा आपने, और इधर बात किया तो लाहौल और स्पीति हैं। तो लाहौल स्पीति की कनेक्टिविटी हो पाए कुल्लू से, ठीक है, कुल्लू की कनेक्टिविटी किससे हो पाए? लाहौल और स्पीति से। इसीलिए इस पास को खोला जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश की जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनके बीच में जो कम्युनिटी का एक्सचेंज है, ये हो पाया। अब इसे बंद क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया। ठंडों में ये इतनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे, इतनी ज़्यादा हाइट पे है कि यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, और जब ठंड रहती है तो हमें इन जगहों को बंद करना पड़ता है। अब क्या है, रोहतांग पास इज अ हाई माउंटेन पास, अगर बात की जाए तो 13,058 फीट पे है, ऑन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय का जो पीर पंजाल रेंज है, उसके ईस्टर्न साइड में, मैंने आपको बताया, ये कुल्लू को जोड़ता है लाहौल और स्पीति से, मैंने आपको बताया। इट कनेक्ट कुल्लू विद द लाहौल एंड स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। द पास लाइस ऑन द वाटरशेड, ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पे वही है, यहाँ कह रहे हैं आपका जो है, यहाँ से चेनाब और ब्यास रिवर जो है, पीर पांजाल से चेनाब और ब्यास रिवर जो है बीच से पास के थ्रू गुजरती हैं। अब यहाँ पे सब वही है।
ऑपरेशन टू, अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों किया जाता है। यहाँ जो है 6 महीने, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे लगभग 6 महीने इस पास को बंद रखा जाता है। यह है मिड नवंबर से मिड मई तक। ऐसा क्यों किया जाता है, इन 6 महीने तक क्यों बंद रखा जाता है? क्योंकि यहाँ 6 महीने बहुत ठंड होती है, और इतनी ठंड होती है जो कि सहन करने से बाहर होती है, तो इस पास को बंद कर दिया जाता है। ये पास जो है दोस्तों, ये एक मोटरेबल पास भी है, यानी कि यहाँ लोग मोटरसाइकिल भी आके चलाते हैं, मोटरेबल पास भी है। तो यहाँ लोग जो अपनी मोटरसाइकिल का, जिनका सपना होता है चाहिए मोटरसाइकिल चलाने का, वो यहाँ मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। बहरहाल इस पास को दोस्तों 6 महीने के लिए बंद कर दिया था ठंडों में। अब है फ्लॉगिंग, यानी कोड़े मारना, कोड़े बरसाना। अब देखो जो सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ पे सजा के रूप में कोड़े बरसाने की जो प्रथा है वह बहुत पुरानी है। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया दोस्तों, अब इसे कर दिया अबॉलिश, यानी नहीं, अब कोड़े नहीं बरसाए जाएंगे। कब कोड़े क्यों नहीं बरसाए जाएंगे, सऊदी अरेबिया को इतने दिनों से क्यों ध्यान नहीं आया? तो यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, उसके दोस्तों जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रख के ऐसा किया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन क्लियरली कहता है कि कोड़े जो बरसाने वाली जो ट्रेडिशनल जो मेथड है पनिशमेंट का, इसे अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, सऊदी अरेबिया हैज़ अबॉलिश फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट फॉर क्राइम। द रिफॉर्म वॉज मेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द किंगडम इनटू लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉर्म्स अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो ये जो निंदनीय जो ये पनिशमेंट है, इसको दोस्तों बंद करा जाए, क्योंकि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉर्म्स हैं, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो कायदे कानून हैं, उनके हिसाब से हम अपने किंगडम को ला पाएँ। प्रीवियसली कोर्ट कुड ऑर्डर द फ्लॉगिंग ऑफ कन्विक्ट फाउंड गिल्टी ऑफेंसेस। अगर कोई बंदा कोई गुनाह करता है तो कोर्ट जो उसे कोड़े की सजा दे सकता था। फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स एंड ब्रीच ऑफ पीस टू मर्डर, मतलब रेप से लेके किसी का खून करने तक ये कोड़े बरसाने की सजाएं दी जाती थी। नाउ जजेस विल हैव टू चूज बिटवीन फाइन। अब जज वहाँ के क्या कर सकते हैं, या तो कुछ फाइन चार्ज कर सकते हैं या जेल के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। अब वो कोड़े बरसाने वाला काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये मैंने जो करंट अफेयर आपका ये कवर किया। तो दोस्तों मैं ऐसा समझता हूँ कि इस करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम अपना जो करंट अफेयर है ये लेते हैं। सबसे पहला वाला रोहतांग पास की मैंने आपसे बात कर ली। यहाँ पे दोस्तों, अच्छा शुरू से ही आ जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास एक करंट अफेयर है। इंडिया रेटिंग्स कट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 21 जीडीपी ग्रोथ थ्रू 1.9%। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें जीडीपी नहीं पता हो किससे कहते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं। मैं सचिन तुम्हें कतई कोई आवश्यकता होने नहीं दूंगा, कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। देखो जीडीपी क्या है, हम लोगों को अगर अपनी घर की इनकम देखनी है कि हमारी घर की जो इनकम है वह कितनी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने घर में मेंबर रह रहे हैं उन सबकी इनकम को देखते हैं, प्लस कर देते हैं। इससे एक आइडिया लगा लेते हैं कि हमारी जो घर की इनकम है वह कितनी है। इसी तरीके से दोस्तों जो देश की इनकम है उसको पता लगाने का भी एक तरीका है जो कि कहलाता है जीडीपी। यानी कि जो नेशनल इनकम जो हमारे इंडिया में निकाली जाती है, यह निकाली जाती है जीडीपी के माध्यम से। अब जीडीपी है, ये क्या है सर, ये तो हमने आज से पहले कभी सुनी नहीं, हमने तो नई नई तैयारी शुरुआत की है। हमने अभी तो कोचिंग करी नहीं है, तो सर हम जीडीपी जानते नहीं है। तो चलो हम बता देते हैं हम किस लिए हैं। देखो यहाँ पे जो जी है इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस, यानी कि नेट। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल या फिर नेट। डोमेस्टिक मतलब होता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो क्षेत्र है उसके अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों आपका जो है कितना प्रोडक्ट दोस्तों बना, बिस्कुट कितना बना, चीनी कितना बना। और आप प्रोडक्ट भी ना अगर इसे कहना चाहो, आपको मैं और आसान कर देता हूँ, आप इसे दोस्तों प्रोडक्ट ना कह के आप इसे कह लो सीधे इनकम। क्या कह लो आप इसे, इनकम। थोड़ा मैं आपके लिए और, अरे यार सॉरी, पूरा बना बनाया मैटर चला गया। चलो फिर लिख देता हूँ जीडीपी, ये है जी, ये है डी, ये है पी। तो जी मतलब ग्रॉस यानी नेट, डी फॉर डोमेस्टिक यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके अंदर, पी फॉर दोस्तों होता है आपका इनकम, यानी कि दोस्तों नेट मतलब टोटल, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कितनी इनकम हुई, समझ रहे हो, ये कहलाती है आपकी जीडीपी। जीडीपी क्या है, देखो मैं इतने आसान भाषा में बता रहा हूँ ना, जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है वो भी समझ जाए। जीडीपी क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म तुम समझ लोगे कहानी ख़त्म।
जी फॉर ग्रॉस यानी नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो आप लोगों को जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी, ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में हमें नहीं समझना है, अभी आप तो जीडीपी समझ लो। जीडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है भारत की टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर एक साल में कितना पैसा कमाया गया, कितना पैसा एक साल में भारत के अंदर कमाया गया, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। अब हमारे भारत की जो जीडीपी है इसको दोस्तों हम लोग कंपेयर करते हैं एक बेस ईयर के साथ में, जो बेस ईयर रहती है 11-12, ठीक है, 11-12। आपने वर्ड सुने होंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अब मैं इन्हें नहीं बताऊंगा ये क्या होते हैं, क्योंकि जो नया बच्चा जो वीडियो देख रहा होगा वो कन्फ्यूज आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ भाई नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। जीडीपी आप ऐसा समझ लो, जीडीपी कुछ नहीं है दोस्तों, एक साल के अंदर हमारे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन गुड एंड सर्विसेज से कितना पैसा भारत को कमाया, समझ रहे हो, उस गुड एंड सर्विस से भारत ने कितना पैसा कमाया उसको हम बोलते हैं जीडीपी। इस जीडीपी को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं 11-12 से, ठीक है, यानी 2011-12 में अगर हमारी जीडीपी मान लो रही थी 100 और 100, ओहो स्पेस नहीं है, 100 मान लो चलो, और 12-13 की मुझे जीडीपी देखनी है, मान लो 12-13 मेरी जीडीपी रही दोस्तों 110 रुपये, तो मेरी जीडीपी में दोस्तों कितनी ग्रोथ हुई बताओ, कितनी ग्रोथ हुई मेरी जीडीपी में? 10% का ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि जीडीपी में कितनी ग्रोथ होती है। जीडीपी में जो ग्रोथ निकाली जाती है, जो कंपैरिजन किया जाता है ग्रोथ को निकालने के लिए, वो सन 2011-12 का बेस मानकर ही किया जाता है। अब क्यों किया जाता है 11-12 को, 15-16 क्यों नहीं मान के किया जाता है? ये इकोनॉमिक्स का है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज़, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की, जो कि है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, हैज़ रिड्यूस इंडियाज फिजिकल ईयर 2021 यानी 2021 यानी 2021 ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ टू 1.9% फ्रॉम 3.6% अनाउंस इन मार्च 2020। देखो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसका काम है दोस्तों हमारी जो भारत की जीडीपी है उसको प्रिडिक्ट करना कि वह दोस्तों तिमाही में यानी कि 3 महीने में कितनी रहने वाली है। इसने दोस्तों मार्च सन 2020 में प्रिडिक्ट की थी कि ये रहने वाली है 3.6%, कितनी? 3.6%। और इसने जो आगे के आने वाले 3 महीने हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों इसने घटा के कर दी है 1.9%। कितनी कर दी है? 1.9%। द जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन स्लैश बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब जो जीडीपी है ये स्लैश की गई है, कम की गई है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। काइटिंग द अजम्पशन ऑफ द पार्शियल लॉकडाउन। पूरा रीजन आप जानते ही हो, जीडीपी कम होने की वजह से हमारी जीडीपी कैसे, विश्व की जीडीपी कम है। अगर हम ग्लोबल जीडीपी देखें तो वो भी इसमें पे कम आएगी, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से जो गुड्स हैं उनका मूवमेंट, ना इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है ना उनका इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रहा है। अब ना इंटरस्टेट मूवमेंट होगा ना इंट्रास्टेट मूवमेंट होगा, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो जीडीपी है वो अपने आप से कम दिखेगी। दिखेगी क्या? रियल में कम हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत में वित्त वर्ष सन 2021 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को मार्च सन 2020 में घोषित 3.6 से घटाकर 1.9 कर दिया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जीडीपी की वृद्धि को घटा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो तिमाही है इसमें तो जो था जीडीपी वह था 3.6%, अब इसे घटा कर दिया गया है 1.9%, क्योंकि भैया साफ सीधी बात, नो बकवास, लॉकडाउन है। दैट्स वाई समस्या उभर के ये आ रही है कि चीज़ों का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना अंतर्राज्यीय हो रहा है ना अंतर्राज्यीय हो रहा है, ठीक है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों रुका हुआ है। तो इस वजह से जीडीपी पर बुरा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। अगला है एक रिपोर्ट आई है दोस्तों जिसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश करी गई है कि क्या ट्रेंड रहा है लोग अलग अलग देशों में अगर बात की जाए वेपन्स खरीदने में। तो अ रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 हैज़ बीन रिलीज। एक रिपोर्ट दोस्तों पब्लिश की गई जिसका नाम है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 हैज़ बीन रिलीज बाय स्वीडिश थिंक टैंक। अब थिंक टैंक किससे कहते हैं ये भी समझ लो। थिंक टैंक का मतलब होता है दोस्तों एक ग्रुप होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं थिंक टैंक में जिनका काम होता है किसी एक मुद्दे के ऊपर सोचना। बहुत काबिल लोग बैठा ले जाते हैं,
ये क्या करते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक थिंक टैंक है जिसने विचार विमर्श किया है ट्रेंड्स इन बर्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी कौन सा देश अपनी मिलिट्री के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। ये स्वीडिश बेस्ड यानी स्वीडिश ये में है। इस थिंक टैंक का जो नाम है वो है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द रिपोर्ट एनालाइज द ग्लोबल मिलिट्री spending in 2019, stating that global military expenditure 2019 was 2.2% of the GDP। जीडीपी का उन्होंने बताया है कि 2.2% जो पूरे विश्व ने पैसा खर्च किया है वह दोस्तों अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है, यानी कि अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए क्या है। अब मजबूत कैसे होगी मिलिट्री, जब हम उसे आधुनिक रूप से हथियार मुहैया कराएंगे। 7.2% हायर इन 2019 देन इट वॉज इन 2010। ये जो है दोस्तों 2010 से जो है ये हायर है एज़ पर द रिपोर्ट दैट। अच्छा, सबसे 5 जिनने की बहुत पैसा खर्च करा है अपनी दोस्तों मिलिट्री के ऊपर, इन देशों की बात की जाए तो सबसे पहला आता है इनमें यूएस, जिसने खर्च करे हैं $700 बिलियन। चाइना की बात की जाए तो उसने डॉलर में रुपए खर्च किए हैं, सॉरी डॉलर जितने खर्च किए हैं वो है 261। इंडिया की बात की जाए तो उसने खर्च करे 71 बिलियन डॉलर, यानी कि चाइना यूएस देख रहे हो आप लोग कितना पैसा खर्च करता है अपनी मिलिट्री के ऊपर। इसी की वजह से जो यूएस का जो मिलिट्री है वह काफ़ी आधुनिक भी है। रसिया आता है चौथे नंबर पर जिसने खर्च किया है $65.1 बिलियन। सऊदी अरेबिया 5वें स्थान पर, इसने किया है $61.9 बिलियन। दुनिया के सैन्य खर्च जोड़े गए हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आया है वह है भैया संयुक्त राज्य का, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा रूस, पांचवा सऊदी अरेबिया। न्यूज पूरी क्या है समझ लेते हैं हिंदी में भी। दुनिया के सैन्य खर्च 2019 में ट्रेड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो सनी थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। रिपोर्ट ने सन 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च का विश्लेषण करते हुए कहा है कि सन 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% था, यानी सन 2009 में ये 7.2% अधिक था, ठीक है। तो सन 2019 है, अगर इसकी तुलना करिए सन 2010 से, ठीक है, तो सन 2010 से दोस्तों ये 7.2% ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आज इस क्लास के एंड करता हूँ। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो विद दिस नोट दोस्तों आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। जय हिंद।